कॉस्ट वाले आ गए हाथ खड़ा करें। अच्छा भाई एक बात, पास पेपर क्वेश्चन 17 कितने लोगों ने जाके नजर मारी थी दोबारा? वेल डन। एक स्टूडेंट, 2 3 4 जो क्लास वर्क में कराया वो मारा करे ना नजर जाके। हमने क्या सीखा था पास पेपर क्वेश्चन 17 में कि ऑडिटर को दी गई चीजों का ब्रेकअप देना होता है। पिछले साल वो बंदा ऑडिटर नहीं था, अगर उसने टैक्स सर्विसेज दे भी दी थी तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी। जिसको ऑडिट फी दें सिर्फ उसके डिस्क्लोजर बनाने होते हैं, बाकियों के कंसल्टेंट्स के, एडवाइजर्स के, टैक्स सर्विसेज देने वालों के डिस्क्लोजर। लेकिन अगर ऑडिटर ही कंसल्टेंट भी हो, टैक्स सर्विसेज भी दे रहा हो, सब कुछ दे रहा हो, फिर उसका ब्रेकअप बनाना। और अगर जॉइंट ऑडिटर हो तो एक कॉलम साल में या 2 कॉलम अलग अलग, 2 कॉलम अलग अलग बनाने होते हैं। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस गाइस? ये किया था घर में? दोबारा जरा हाथ खड़ा करें। एक वेल डन। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें जरा, ये सवाल घर में किया था दोबारा। एक हाथ खड़ा करते करते डर रहे हैं कुछ लोग, ये पता नहीं क्या चक्कर है। हाथ डाल के सवाल पे सवाल फिर निकाल लिया हाथ ये। ओके असल में जहां कहीं क्लासें छोड़ते हैं मसला होता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लास्ट टाइम वालों को भी ये क्वेश्चन 13 जो है ना, बिल्कुल क्वेश्चन 18 टाइप था जो इस लेटेस्ट स्टैंड में आया था। उसमें भी बैलेंस शीट में कुछ गलतियां थी जो डायरेक्ट इसमें हमने जाके आरई में सही की थी। अब कोई एक छोटा सा सवाल कराया होता है क्लास में, उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर परेशान होते भी हैं और आने वालों को भी परेशान करते हैं। ओके 2 बजे आज इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे, गले मिलेंगे 2 बजे इंशाल्लाह दोबारा। अच्छा डिस्क्लोजर्स में आ जाएं, डिस्क्लोजर्स में कल काफी इंजॉय किया था हमने। एमसीक्यूज IFRS 3 और 10 के क्लास के एंड पे भी काफी इंजॉय किया हमने, और खत्म होने के बाद तो काफी इंजॉय किया था बैठ के। तो जी हम भी ठीक है। चलो पॉज कर दो भाई। अच्छा चलो शुरू करो जी। बिल्कुल वेलकम लेट आने पे, हाइब्रिड में बिल्कुल, फिजिकल में भी लेट आने पे वेलकम। पेज 581 क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज पेज 581। आज थोड़ा सा अपने रजिस्टर पर लिखें। कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017 में 3 शेड्यूल्स हैं। 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल और 5th शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल पहले समझ लें फिर नोट करें। कंपनीज एक्ट जब खत्म हो जाता है, उसके सेक्शन सारे खत्म हो जाते हैं। ओरिजिनल कंपनीज एक्ट जो FBR की वेबसाइट पे अपलोडेड है, FBR की मादरत नहीं, SECP की वेबसाइट पे अपलोडेड होगा। तो जो कंपनीज एक्ट 2017 गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, जब वो खत्म हो जाता है तो शेड्यूल्स शुरू हो जाते हैं। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल है 4th, वो कहता है कि लिस्टेड कंपनी
यूजर्स को बताए कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है और रीजंस फॉर शॉर्टफॉल कितनी है। फोर्थ शेड्यूल कहता है कि लिस्टेड कंपनी बताए कि वो फिक्स एसेट्स जिनकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज्यादा थी, कितने का खरीदा था, क्या बुक वैल्यू थी, कितने का बेचा, कितना गेन लॉस आया, मोड ऑफ डिस्पोजल क्या था और पर्टिकुलर्स ऑफ बायर क्या थे और आपका उससे रिश्ता क्या था। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हम काफी दिनों से पढ़े हैं। तो कंपनीज एक्ट बताता है फोर्थ शेड्यूल में जाके कि लिस्टेड कंपनीज क्या डिस्क्लोजर्स दें, और कंपनीज एक्ट फिफ्थ शेड्यूल में बताता है कि लिस्टेड के अलावा बाकी कंपनीज क्या डिस्क्लोजर दें। ये थोड़े थोड़े हैं बनिस्बत इनके। पहली बात ये होगी। आखिरी बात, थर्ड शेड्यूल में ये लिखा होगा, हम एक दिन पढ़ेंगे, थर्ड शेड्यूल में लिखा होगा कि फोर्थ शेड्यूल इन पे लगेगा और फिफ्थ शेड्यूल इन पे लगेगा। यानी थर्ड शेड्यूल ये बताएगा किन पे फोर्थ शेड्यूल लगने और किन पे, और फोर्थ शेड्यूल में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या हमने यूजर्स को डिस्क्लोज करना है। फोर्थ शेड्यूल हमें कहता है कि सेल्स टैक्स और सेल डिस्काउंट, ऑडिटर रिम्यूनरेशन वगैरह और चीफ एग्जीक्यूटिव की रिम्यूनरेशन और उनकी क्वांटिटी वगैरह, और इसी के साथ पता नहीं चौथा नोट था रॉयल्टी वगैरह, इसकी डिटेल दें। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर इन फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल, बट किसने फोर्थ लगाने किसने फिफ्थ लगाने ये कौन बताएगा? थर्ड शेड्यूल। नोट कर लें रजिस्टर पर, बुक पर कर लें, हम भाई इसको जरा करो 20 पे, थोड़ी सी लागे लागे गर्मी लागे। ओके चलें जी आगे। अब थोड़ा थोड़ा जरा याद भी करते रहिएगा फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल में जो चीजें जिस शेड्यूल की हैं। क्रेडिट facilities, this disclosure is not required in fifth schedule। यानी फिर ये किस शेड्यूल में चाहिए? सिर्फ फोर्थ शेड्यूल में। अच्छा, आप यूजर को ना बताया करें कि आपकी जनरल नेचर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल टू कंपनी कौन सी हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब ये है कि कौन कौन से जो लोन हैं वो हम ले सकते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल का मतलब लिखें लोन ले सकते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल का मतलब लिखें लोन ले सकते हैं। जैसे घर वाले बच्चों को किसी चीज़ से पैसे देने से रोक रहे हों और घर वाला कहे मुझे बड़े भाई की तरफ से क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, बड़ा भाई कई दफ़ा ख़राब कर रहा होता है छोटे भाई को, हर दफ़ा नहीं कर रहा होता, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो छोटा भाई कहता है परेशान ना हो, मेरे पास क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों को कहते हैं परेशान ना हो, दावत के लिए पैसे नहीं मिले, मेरे पास क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं भाई से लोन ले लेता हूँ। जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू द कंपनी।
अदर देन ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं कि लोगों से उधार पे चीजें ले सकते हैं, ये तो बिजनेस की बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसका क्या डिस्क्लोजर देने की जरूरत है कि मैं लोगों से उधार पे चीजें ले सकता हूं? ये तो रोजाना का काम है। ये कि होंडा एंटलस कार ने बताया कि मैं जनरल टायर से भी टायर उधार पे खरीद सकता हूं, मैं फलां से शीशा उधार पे खरीद सकता हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अदर देन ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसकी कोई जरूरत नहीं बताने की। फैसिलिटी वॉज अवेलेबल एंड नॉट अवेल्ड, क्योंकि अगर अवेल कर लिए फिर तो लोन अकाउंट में नजर आने लग जाएगी, फिर तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में लोन में नजर आ जाएगी, फिर क्या डिस्क्लोजर देने की जरूरत है? तो हाईलाइट मेन बात हो गई अब, फैसिलिटीज अवेलेबल एंड नॉट अवेल्ड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका एक छोटा सा डिस्क्लोजर्स बना के दे दें। अच्छा, इसकी मैंने ना सिर्फ ये टिक कर रहा हूं, ये दोनों पढ़ानी हुई तो आपको फिर कभी टिक कराऊंगा, फिलहाल बस इसको टिक कर दें, आगे चलें। भाई अगले की हेडिंग पढ़ के कोई बंदा बताए क्या मतलब है? अगले की हेडिंग पढ़ के मुझे बता दें इसका क्या मतलब है। एक्सेलेंट। ये शेयर वगैरह कौन बोला है? वेल डन, वेल डन। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक ऑफरिंग। अब आप बड़े हो गए हुए हैं, IFRS 9 में हमने पढ़ा था कि शेयर इशू करके भी पैसे ले सकते हैं और डिबेंचर इशू करके भी पैसे ले सकते हैं। ये हमारी इक्विटी होती है और ये हमारी फाइनेंशियल, लेकिन इसका हमने क्या बताना है? ये प्रोसीड्स यूटिलाइज कहां हुई हैं? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड आफ्टर इनिशियल और सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज और इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स, implementation of plans as disclosed in the prospectus / offering document with regards to use of proceeds raised shall be disclosed till full implementation of such plans. Now let's make it easy. In financial statements, फिर मैं हाईलाइट आपको करवा दूंगा, in financial statements after initial or secondary public offering। भाईजान पब्लिक ऑफरिंग किसकी की है आपने? ऑफ सिक्योरिटीज और इश्यूएंस ऑफ। अब डिस्क्लोजर शुरू होने लगे। एक ही डिस्क्लोजर है बस। अब ये चार बातें हैं, चारों अलग अलग हैं, जरा पढ़ लें आप, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग के बाद। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है आपने पहली दफा लोन लिया, सेकेंडरी होती है आपने दूसरी दफा तीसरी दफा लोन लिया। भाई क्या ऑफर किया था पब्लिक को, ये तो मुझे बता दो। सिक्योरिटीज ऑफर की थी या डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफर किए थे? इनका डिस्क्लोजर देना है, जब तक के प्लान इंप्लीमेंट ना हो जाए उस साल तक डिस्क्लोजर देते रहना है इनका। भाई डिस्क्लोजर क्या देना है? डिस्क्लोज करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एज डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी नई बनती है तो प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जब फिर रनिंग में आ जाती है तो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट कह देते हैं उसे। in the prospectus or offering document with regards to utilization of proceeds raised। जो प्रोसीड आपने रेज किए हैं उनके प्लान्स की इंप्लीमेंट, तो बेसिकली डिस्क्लोज क्या करना है आपने? इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स आपने डिस्क्लोज करना है फॉर मनी रेज्ड। कब तक डिस्क्लोज करना है?
डिस्क्लोज करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। कब तक? सिर्फ इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें या जब तक प्लान इंप्लीमेंट होते रहे तब तक डिस्क्लोज करते रहें? चलें, अब ये चार बातें अलग अलग हैं, इनको हाईलाइट करने हाईलाइट कर लें, नीचे वाली डायग्राम बनानी है नीचे वाली बना लें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट इन 5th शेड्यूल। ये सिर्फ किस का डिस्क्लोजर है? 4th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में ये जरूरी नहीं है। My dear, what are the weekend plans? Term test preparation. That's nice. That's nice. I will not disturb you on weekend, inshallah. I will not disturb you on Sunday. I will not disturb you after Maghrib. After Maghrib on Saturday, Alhamdulillah. I will give you free time. भाई मुझे तो बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। एक बंदे की एक दफ़ा मैंने बात सुनी थी कि या आप किताब से डरेंगे या किताब आपसे डरेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किताब को जब हाथ में पकड़ा करें तो तभी सोच लिया करें यार ये इंसानों ने लिखी हुई है, इसमें क्या होना है। ओके, अच्छा, इसका तो बना बनाया डिस्क्लोजर हमने पढ़ा था एक जगह पे। अल्लाह आपके साथ वाले के भाग लगाए। इसका एक बना बनाया डिस्क्लोजर हमने पढ़ा था नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पेज 616 पे 26.3। आप मत खोलें। बाहर के मुल्क में आपकी सब्सिडरीज थी, आपका उनसे रिश्ता क्या है, किस मुल्क में है वो, कितने % आपने उसके शेयर ओन किए हुए हैं, खुद शेयर ओन किए हुए हैं या किसी के ज़रिए, फॉरेन करेंसी में कितनी इन्वेस्टमेंट है, लोकल करेंसी में कितनी इन्वेस्टमेंट है, किन टर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस या वो अगर हमारा लोन लेके भागे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट लेके भागे हैं तो बता दें। इट इज़ नॉट ओनली फॉरेन सब्सिडरीज, इट इज़ बिट बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ये। In case where company has given loan or advance, in case where company has given loan or advance, डिस्क्लोजर कभी टेस्ट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा चांस है कि हो सकता है। In case where company has given loan or advance in foreign country, आपने लोन जो एडवांस कहाँ दिया हुआ है? फॉरेन कंट्री में। इसके सवाल हमने किए थे IAS 21 में। फॉरेन लोन बाहर के मुल्क में लोन दिया होता था, ये लोन गिवन वाला है माय डियर, गिवन वाला है। ये लोन कौन सा वाला है? लोन रिसीवेबल वाला है। लोन लिया वाले पे ये डिस्क्लोजर नहीं है। असल में लोन लिया वाले में कोई इतना मसला नहीं होता, वो हमने लिया हुआ है, हम भाग जाए खैर है। लोन दिया वाले में अगले के भागने का डर होता है, इसलिए इतने ज्यादा डिस्क्लोजर देने होते हैं। टेंशन याद रखिएगा हमेशा डेटर की होती है, क्रेडिटर की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उधर हमने खुद भागना होता है। तो हम तो शरीफ बंदे होते हैं, आपको पता है। तो ज्यादा डिस्क्लोजर्स डेटर्स के होते हैं, ज्यादा डिस्क्लोजर्स रिसीवेबल्स के होते हैं, पेबल्स के इतने डिस्क्लोजर्स नहीं होते। डेटर्स में कभी उसकी, आज हम पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे, डेटर के तो बेबहा डिस्क्लोजर हैं, 6-7 डिस्क्लोजर हैं। डेटर के डिस्क्लोजर पढ़ के हम थक जाएंगे। डेटर मसला सारा रिसीवेबल्स का होता है, पेबल्स का इतना मसला नहीं होता। अभी एक पेबल का मसला पढ़ के आए हैं हम,
ये पेबल का मसला था कि आपने अगर किसी से पैसा पकड़ा हुआ है तो उसे लिख के बताएं कि ये पैसा वहां इस्तेमाल भी हो रहा है जिसके लिए पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ, बस ये उसको लिख के बता दें। तो अब हम किसके लिए डिस्क्लोजर पढ़ने लगे हैं, बोलें? फॉरेन लोन रिसीवेबल और फॉरेन एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड हैज मेड इन्वेस्टमेंट, यार लिखा हुआ है आगे, ओहो, एंड हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंपनीज और अंडरटेकिंग्स फॉलोइंग आर द डिस्क्लोजर्स। बोलें? फॉरेन लोन, फॉरेन एडवांसेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन लोन्स गिवन, फॉरेन एडवांसेस गिवन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मेड बोथ शॉर्ट टर्म एंड इन फॉरेन कंपनीज और अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग्स इदारे टाइप होते हैं कंपनीज के अलावा। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। नेम ऑफ द कंपनी, कंसोलिडेशन, IS 28। तुम हमें क्यों बुला रहे हो? हमारा तुम्हारा रिश्ता कायम है मार्च तक इंशाल्लाह। आपके दोस्त का मैसेज आया, माय डियर मैं लाहौर आया हुआ हूँ, आपने कहना है कीप एंजॉइंग, बस एंजॉय द ठंड, आई एम वेरी बिजी नाउ डेज। ये मेरे तो ख्याल है पता है कि 26-26 घंटे पुराना लास्ट सीन होना चाहिए आपका, फिर ये अगलों को अंदाज़ा होगा। लास्ट सीन मंडे, लास्ट सीन फ्राइडे, ये लास्ट सीन होने लग जाए ना आप लोगों के अखीर। वैसे बस तो थोड़ी सी गुंजाइश मैं आपको दे देता हूँ, वो जो हमारे वाला ग्रुप है उसमें उसका अगर कोई और हल निकालना है तो वो निकाल लेते हैं। अच्छा जी, नेम ऑफ कंपनी और अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद द इलाका वेयर इट इज लोकेटेड। बोलें बोलें बोलें? नेम ऑफ कंपनी और अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद द इलाका, अलॉन्ग विद द इलाका वेयर इट इज लोकेटेड। नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर्स, बेनिफिशियल ओनर्स ओनर्स ही होते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर ऑफ इन्वेस्टी, डिस्क्लोजर्स याद करने हैं, कोशिश करेंगे बार बार इनको रिवाइज करें ताकि याद हो जाए। ये याद करने हैं, कोई हल नहीं है इसके अलावा, क्योंकि मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन 14 और 15 दिखाऊंगा, वो रटे वाले सवाल पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन 17 का भी पार्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी रटे वाला सवाल पूछ रहे हैं। एज इट इज कहते हैं इनको जरा लिख के आ जाओ। नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर ऑफ इन्वेस्टी कंपनी, नेम बताएं और एड्रेस बताएं जो ओनर हैं इन्वेस्टी कंपनी के। इधर तो 100% ओनर हम ही हैं, इधर 63.5% हम हैं, और बाकी जो है ओनरशिप उसने बताई नहीं, बता वो भी सकता था। नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर्स ऑफ इन्वेस्टी कंपनी, यानी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ओनर कौन है। एक तो आप होंगे, एक आपके अलावा भी होंगे। अमाउंट ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट बोथ इन लोकल एंड इन फॉरेन कंट्री। अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड, ये नहीं डाला हुआ इसने इसमें, अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड। रिटर्न लोन के केस में होगा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के केस में होगा डिविडेंड, ये लिख लें। अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड, ये हो सकता है P&L में कहीं डाल दिया हो इन्होंने, इसलिए यहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा। P&L में भी डाल सकते हैं ना, कितना इंटरेस्ट मिला लोन पे और इन्वेस्टमेंट पे कितना डिविडेंड मिला। डिटेल्स ऑफ ऑल लिटिगेशंस अगेंस्ट द इन्वेस्टी कंपनी इन द फॉरेन जुरिस्डिक्शन, यानी IS 37 की रोशनी में कौन कौन से कोर्ट केस इसके खिलाफ हो चुके हैं उनकी डिटेल्स दे दें। हमारे वैसे कोई नहीं हुए थे, नन। एनी डिफॉल्ट और ब्रीच रिलेटिंग टू फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट, क्या मतलब एनी डिफॉल्ट और ब्रीच रिलेटिंग टू फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट। पॉइंट 6 ये है कि बाहर वाले लोगों पर, बाहर वाले लोगों ने अगर कोई केस किए हुए हैं तो बता दें। और पॉइंट 7 ये है
कि हमारे वो लोग कितने पैसे लेके भाग गए, यानी ये तो हमारे साथ ही हैंड हो गया, हमने अच्छा भला फॉरेन लोन दिया हुआ था, अब वो कंपनी डूब गई है, वो कहती है मैं लोन आपको वापस नहीं कर सकती। तो एनी डिफॉल्ट और ब्रीच रिलेटिंग टू फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अस, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो हमारी कितनी लेके भाग गए हैं। एंड इन द एंड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर आप बेच दें किसी और को, आप डोनाल्ड ट्रंप को फोन करें, यार फॉरेन कंट्री में मैंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मैं बेचता हूं, तो उस पर गेन और लॉस। ये IFRS 9 में हमारे सिलेबस में नहीं था, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमने एक क्लास में भी याद रखिएगा, IFRS 9 में कभी शेयर बेचे नहीं, शेयर्स का खरीदना और रखना हमारे सिलेबस में है, शेयर्स का बेचना हमारे सिलेबस में IFRS 9 में उसने निकाला हुआ है। तो अब जल्दी से याद कर लें, अगर हमने क्या किया हुआ है, फॉरेन लोन किसी को दिया हुआ है, फॉरेन एडवांसेस दिए हुए हैं, या फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, बोथ शॉर्ट टर्म एंड इन फॉरेन कंपनीज और फॉरेन अंडर टेकिंग्स। तो सबसे पहले अब्बू आके आपसे पूछेंगे, बेटा किस कंपनी में को आपने लोन दे दिया, बेटा वो किस इलाके में रहती है, बेटा उनके ओनर एक तो आप है, इसके अलावा उनके कौन से ओनर हैं, बेटा कितना लोन दे के आए हो पाक रुपीज में और फॉरेन करेंसी में, बेटा किन टर्म्स के ऊपर आपने ये लोन दिया है या इन्वेस्टमेंट की है, बेटा इसके बदले आपको मिला क्या है, बेटा उनके खिलाफ कितने केसेस हुए हैं, बेटा आपके साथ जो हैंड हुआ वो कितना है, बेटा अगर आपने वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या लोन किसी और को बेच दिया है तो इससे आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी नहीं हैं तो 2 से लेके 8 तक डिस्क्लोजर देना जरूरी नहीं है। अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं और बाहर किसी को लोन दे दूं तो मैं PTCL हूं, मैं बाहर किसी को लोन दे दूं तो मैं सारे डिस्क्लोजर दूंगी। और अगर मैं PTCL नहीं हूं, मैं जो है वो छोटी सी कंपनी हूं, मिसाल के तौर पे मैं जो है वो बाटा शूज है, बाटा शूज, अब वो हो सकता है लिस्टेड नाउ स्टॉक एक्सचेंज में, मुझे नहीं पता है या नहीं, मैं बाटा शूज है, वो एक प्राइवेट कंपनी है बस पाकिस्तान की, फर्ज करें। तो अगर मैं बाटा शूज हूं और मैंने बाहर किसी को लोन दे दिया तो ये सारे डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाटा वाले अपने ओनर्स को बता दें कि फलां कंपनी के अंदर जो है वो हमने लोन दिया हुआ उसको और फलां मुल्क में वो रहती है, बस। तो फिर ये सारे डिस्क्लोजर देना जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें भी साथ साथ जरा याद रखनी है। These are the requirements of 4th schedule. This is the requirement of 5th schedule. यार ये तो IS 21 में हमने बहुत सारे पढ़े थे। IS 21 में फॉरेन डेटर्स, डेटर डेबिट, सेल, क्रेडिट, जैसे कई दफ़ा होता था ना, $60 की चीज़ें बेची हैं और डॉलर 200 रुपये का है, 6 2 बार कितना हो गया। तो इस डेटर के क्या डिस्क्लोजर दें, जरा पढ़ के बताएं। इन केस वेयर कंपनी हैज मेड, एक्सपोर्ट सेल है ना, एक्सपोर्ट सेल, अभी नोट बाद में कीजिएगा। इन केस वेयर कंपनी हैज मेड एक्सपोर्ट सेल, फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये लफ्ज का मतलब बताएं, कौन से डेट्स, जो पैसे दे गए हैं या जिन्होंने देने हैं, सिर्फ उनके डिस्क्लोजर्स हैं। एक्सेलेंट, सिर्फ कैरी डाउन डेटर्स के डिस्क्लोजर्स हैं, सारे डेटर्स के नहीं है। जो पैसे दे गए उनकी तो टेंशन ही नहीं, डिस्क्लोजर सिर्फ इनके हैं। क्या क्या डिस्क्लोजर दें, नेम ऑफ कंपनी, उनका नाम बताएं, किसको फॉरेन सेल की है और अंडरटेकिंग, अगर वो क्या है, अगर जानने वाला है, और सेकेंडली अगर उसने हमारा लोन का क्या कर लिया है, बोले डिफॉल्ट कर लिया है, तो फिर डिफॉल्टेड अमाउंट भी बताएं और बताएं कि कौन आपका रिश्तेदार है जिसने आपके साथ ये किया है। बरमला बताएं लोगों को, जो फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर ये डिस्क्लोजर बना के भेजें कि वो चाचे का पुत्र था ना रशीद, जो लंदन गया हुआ है, उसको हमने लाहौर से चीजें एक्सपोर्ट सेल की थी, उसने पैसे नहीं दिए,
तो इस ग्रुप से भी मैं उसे रिमूव कर रहा हूं और आइंदा के बाद कोई बंदा इसको इसके अंदर जो है ग्रुप में ध्यान रखे चीजें नहीं बेचेगा। नहीं भाई, माफ करने का जज्बा रखिएगा, मतलब ये कि आप अपने डेट की रिकवरी करें, उससे कोशिश करें, लेकिन रिश्तेदारों के सामने क्या डिस्क्लोजर देने, और रिश्तेदारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूर डिस्क्लोजर दे दें, अगर रिश्तेदारों की नजर पड़ जाए वो फिर किस्मत की बात है। 12,000 है। अच्छा प्लीज खामोश ना, क्या हुआ बताया, ठीक ठीक बताया। इंक्लूडेड इन ड्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर्स इज एन अमाउंट ऑफ 2 million रिसीवेबल फ्रॉम एबीसी शू कंपनी फीरू। फीरू फतोकी का एक गांव है? नो, फीरू पाकिस्तान से बाहर है। अगेंस्ट एक्सपोर्ट सेल मेड बाय अस ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी मेड एक्सपोर्ट सेल अमाउंटिंग टू इतने टू एबीसी शूज पीरू थ्रू बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इसमें ये हमारी रिलेटेड पार्टी होगी, लेकिन इसमें उसने कहीं बताया नहीं कि ये रिलेटेड पार्टी कैसे है, उसको बताना चाहिए था। ये आई कैप ने डिस्क्लोजर बनाया हुआ है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेड एक्सपोर्ट सेल, इस साल कितनी सेल की है ये बताना ज़रूरी नहीं है, एक नॉर्म चल रही होगी जिसकी वजह से है, तो अगर कभी आई तो आप भी लिखाइएगा, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। बस ये आपने बताना है कि नेम ऑफ कंपनी क्या है, नेम ऑफ कंपनी क्या है और उससे कितने पैसे लेने हैं। टू डिफ़ॉल्ट उसने नहीं किया होगा, अगर डिफ़ॉल्ट करें तो वो भी बताना है। अच्छा जी, चलें जी, बस आज का आखिरी डिस्क्लोजर, तो इंशाल्लाह आप सवाल शुरू करते हैं। ये एंट्री तो वैसे ही हमने लिखी थी, इसका फ़ायदा कोई नहीं। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। किधर है फाइनल अकाउंट्स? किधर है फाइनल अकाउंट्स? किधर? शुक्र है। ये पेज कौन सा है किताब का? 582। जो कंपनीज, ये जो पास पेपर क्वेश्चन 17 कल शुरू किया था हमने, उसका पार्ट बी छोड़ा हुआ था, इसमें से सवाल आया था। जो कंपनीज ये दावा कर रही हैं कि हम, ये आज के नोट्स में इंशाल्लाह अटैच कर देंगे हम, जो कंपनीज ये दावा कर रही हैं कि हम शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं और लिस्टेड भी हैं एंड द कंपनी लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स, इन्होंने ये डिस्क्लोजर्स देने हैं। इनकी बैलेंस शीट में हमें क्या नजर आ रहे होंगे? लोन्स। P&L में क्या नजर आ रहा होगा? मार्कअप पेड। और P&L में क्या नजर आ रहा होगा? प्रॉफिट पेड ऑन कन्वेंशनल। ये लोन आमतौर पे इस्लामिक लोन होगा और इसका इंटरेस्ट नाम नहीं रखा, इसलिए इसने क्या नाम रख दिया है? मार्कअप पेड। जो इस्लामिक लोन आपने लिया हुआ है उस पर मार्कअप पे किया होगा, चाहे आप शरिया कंप्लाइंट का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज रूल्स को वायलेट करते हुए कन्वेंशनल बैंक से भी लोन लेके उनको इंटरेस्ट पे करती थी। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका दावा गलत है। अब आप शरिया कंप्लाइंट कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन शायद ये पॉइंट डलने की वजह से अब हम आपको शरिया कंप्लाइंट ना माने। तो अगर आपने ये हरकत कर दी है तो डिस्क्लोज कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए।
आपके दावे की हकीकत। अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट में आपको नजर आ रहा होगा बैंक डिपॉजिट्स। बैंक में आपने डिपॉजिट किए हुए पैसे, तो उस पे आपको मिल रहा होगा इंटरेस्ट, जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट अर्न्ड। तो जो आपने लोन लिए होंगे उन पे मार्कअप पे कर रहे होंगे, और जो आपने प्रॉफिट पे किए कन्वेंशनल बैंक को, उसका भी इंटरेस्ट बता दें कितना है। इसका लोन की अमाउंट बताना नहीं जरूरी, वो देख लेते हैं ऊपर अगर कहीं जरूरी है। और बैलेंस शीट में आपने जो बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं वो बताएं, और उन पे क्या मिला? प्रॉफिट जो मिला। इसके अलावा रेवेन्यू बता दें अपना, हर बिजनेस सेगमेंट का, कौन से बिजनेस सेगमेंट है, किससे कितना रेवेन्यू आया। इसके अलावा आप गेन बता दें, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बेची हैं तो उनका गेन बता दें। इसके बाद जो एक्चुअल करेंसीज आपके पास हैं उन पे कोई एक्सचेंज गेन वगैरह आया है तो उसका भी बता दें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्क्लोजर्स हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 आप टिक करते रहिएगा बस, फिर नोट करने का टाइम दे दूंगा। नंबर 1, लोन्स ऑब्टेन्ड एज पर इस्लामिक मोड। टिक कर ले 1। VII, मार्कअप पेड ऑन इस्लामिक मोड ऑफ लोन। जो आपने ये वाला लोन लिया हुआ है इस पे कितना मार्कअप पे किया, टिक करें VII को। प्रॉफिट पेड ऑन कन्वेंशनल, प्रॉफिट अर्न्ड भी यहां शो करना है, और इंटरेस्ट पेड ऑन एनी कन्वेंशनल लोन और एडवांस। लोन एडवांस एक ही तरह की चीज होती है, लेकिन ये अधूरी बात है, ये पूरी बात है। ये एक का सेट हो गया, लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, और किसी कन्वेंशनल बैंक से लोन लेके उस पे क्या पे किया? कन्वेंशनल से मुराद नॉन इस्लामिक होगा। अच्छा जी, ये 3 बातें टिक कर लें। चौथी, शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स हैं ये कन्वेंशनल नहीं है। ये बैंक डिपॉजिट्स कौन से हैं? शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स, और इन पर प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम शरिया, इसलिए इंटरेस्ट का लफ्ज़ नहीं लिखा उसने, और इधर इंटरेस्ट लिखा हुआ था। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स और बैंक बैलेंसेस। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वैसे ही आपको एक रिदम से याद हो जाए इसलिए ये बनाया, और तो कोई मकसद नहीं समरी बनाने का। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट्स, गेन और लॉस, और जाहिर बात है डिविडेंड भी मिलता है आपको फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट। ये फिर आपने किसी और शरिया कंप्लाइंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि आप तो खुद भी शरिया कंप्लाइंट है ना। आपने आगे किसी और में इन्वेस्टमेंट की होगी, उसने आपको क्या दिया होगा? डिविडेंड। या अगर उनको बेच दिया तो इसके बाद एक्सचेंज गेन अर्न फ्रॉम एक्चुअल करेंसी, जो भी एक्चुअल करेंसी है उसका एक्सचेंज गेन लॉस बताएं। ये ना एक्चुअल करेंसी का एक्सचेंज गेन लॉस पूछ रहा है, ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन का नहीं पूछ रहा कि जो ईयर एंड पे आप वर्सेस वाले गेन लॉस निकालते हैं, वो नहीं पूछ रहा। हमारा कंपनी लॉ कह रहा है जो एक्चुअल करेंसी देते हुए गेन लॉस आया ना, वो मुझे बताया करो। जब डेटर से पेमेंट आती थी तब एक्चुअल गेन लॉस आता था, जब क्रेडिटर को पेमेंट करते थे तब एक्चुअल गेन लॉस आपने बताना है, या ईयर एंड वाली ट्रांसलेशन वाला भी बताना है? हाँ, IFRS में आप सारा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डिस्क्लोजर पर्पज से यूजर्स को बता दें कि एक्चुअल गेन लॉस इस साल कितना आया। और आखिरी बात, रिलेशनशिप विद द शरिया कंप्लाइंट बैंक। शरिया कंप्लाइंट बैंक से अगर आपका कोई रिलेशन है वो बता दें। हो सकता है मिजान बैंक के आपने 5% 10% शेयर खरीदे हों, तो फिर रिलेशन बता दें अपना शरिया कंप्लाइंट बैंक के साथ। तो ये तस्वीर को ग्रीन इसलिए मैंने किए हुए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये यहां कवर हो गए, येलो 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 ये यहां कवर हो गए, और ब्लू ब्लू, ये तो ब्लू अपनी तरफ से डाला हुआ है, यहाँ कोई लाइन नहीं लिखी हुई। ये ब्लू ब्लू और ब्लू यहाँ कवर हो गए। इस ब्लू की कोई लॉजिक नहीं है, ये अलग ही पॉइंट है, नोट करें। एक मिनट में बस उसको स्क्रीनशॉट भेज दूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप आपके सामने खोला तो कई लोगों नज़रों की हिफाजत करनी मुश्किल हो जाती है लोगों को। और कुछ लोगों के बारे में हमने देखा कि कोई मैसेज लिख रहा होता है तो उसके मोबाइल पे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं, मना करने से भी बाज नहीं आते। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है। ओके,
चलें जी, नोट करें, कुछ भी नहीं हुआ, नोट करें। पंजाबी में एक मुहावरा है, खोते घोड़े बेच के सोना। कितने लोग खोते घोड़े बेच के सोते हैं? मतलब ये कि इनको लोग उठा रहे होते हैं, ये उठ नहीं रहे होते। कोई ऐसा अजीब मुहावरा नहीं है। इसी क्या करना है भाई, करा दो 25-26 में। ब्लैक फेस इज बेटर देन ब्लैक हार्ट। दिल काले कोलू मुंह काला चंगा। तो दिल ब्लैक हो जाए ना तो खैर की बात असर नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खैर की बात करें ना, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ता है। अच्छा जी, ओके। थोड़े से दिन रह गए हैं, कोई 20-25 जितने भी हैं, साथ वाले पे ऐसी मेहनत कर लें कि वो भी आपके साथ जन्नत में और आप उसके साथ। यह मौका नहीं आना, अगले सेशन में पता नहीं किन लोगों ने साथ बैठे होने, क्या होने, क्या स्टोरियाँ होनी है। चलिए बस छोड़ें यार, इसको याद करते हैं फिर आगे जाएंगे। इसकी इंग्लिश याद करें। लोन्स एंड एडवांसेस एज पर मोड। अच्छा, इससे एक चीज लिंक होगी, जाहिर बात है, इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, इस पे मार्कअप पे करेंगे। तो मार्कअप पेड ऑन इस्लामिक मोड ऑफ लोन। इधर लोन की अमाउंट डिस्क्लोज करनी है और इधर उसका मार्कअप। नंबर 3, प्रॉफिट पेड ऑन एनी कन्वेंशनल लोन। अच्छा, इसका मैं कोशिश करता हूं कोई बना बनाया डिस्क्लोजर आपको लाके दिखा दूं। असल में शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के बने बनाए डिस्क्लोजर मेरे ख्याल से जो है वो आपके सीए फाइनल के सिलेबस में है, इसलिए इसका बना बनाया डिस्क्लोजर जो है वो कोई नहीं है। वो बना बनाया डिस्क्लोजर अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको लाके आपको दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट। अब नहीं, पहले इधर आ जाएं। इंटरेस्ट पेड ऑन एनी, छोटा सा लफ्ज़ और डाल दीजिएगा, प्रॉफिट अर्न्ड। अच्छा जी, अगली बात, शरिया कंप्लाइंट, तो लफ्ज़ ऊपर से भी याद है हमें ज़बानी, शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स और बैंक बैलेंसेस। और प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम का लफ्ज़ डाल के ऊपर यही लिख देना फिर, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स और बैंक बैलेंसेस। रेवेन्यू, इसका मतलब है फ्रॉम, रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस सेगमेंट से ऊपर वही लफ्ज डाल देना है, शरिया कंप्लाइंट। गेन और लॉस और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये तो IFRS 9 में हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट्स पे गेन लॉस भी आता है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिविडेंड भी आता है। गेन और लॉस और डिविडेंड फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट। लेकिन प्लीज ये एक्चुअल गेन्स होंगे, ये जो ईयर एंड के ऊपर वर्सेस वाली कैलकुलेशन करके गेन गुन निकलते हैं ना, उसका डिस्क्लोजर नहीं मांग रहा। ये लिख लें, एक्चुअल गेन्स का डिस्क्लोजर मांग रहा है। एक्चुअल गेन तो IFRS 9 में हमारे सिलेबस में नहीं है, चीजों का बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल गेन का डिस्क्लोजर मांग रहा है कि 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, 12 रुपए की बेच दी, एक्चुअल गेन तो 2 रुपए आया ना, पड़े पड़े महंगे होने का डिस्क्लोजर नहीं मांग रहा।
तो एक्चुअल गेन और लॉस जो आया या इस साल जो आपको डिविडेंड मिला वो यूजर्स को बता दें। और करेंसी पे भी जो आपको फर्जी गेन लॉस आए ईयर एंड पे या एक्चुअल गेन लॉस आए, एक्चुअल गेन लॉस आए। और अगर किसी मिजान बैंक वगैरह के साथ आपको कोई रिश्तेदारी डाली हुई है आपने, यानी कि कोई भी रिश्तेदारी हो अच्छा जी, तो आज ऐसा करें ना, आज के नोट्स में बस जब आपको अपलोड होके मिलेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा लंबी साइंस नहीं होनी चाहिए, छोटी सी साइंस डाल देते हैं। आज के नोट्स में चेक बस इस तरह डाल दीजिएगा, पेज 581 एंड पेज 582, बस और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बाकी तफसील की खैर है। ये वाला बच्चे रिवाइज कर लेंगे ये समझ के कि ये भी था आज के नोट्स में, कोई मसला नहीं। पेज 581, पेज 582। जी पेज 583 पे आए। ये कौन से डिस्क्लोजर्स हैं भाई? रिक्वायरमेंट्स एज टू बैलेंस शीट, रिक्वायरमेंट्स एज टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फेस पे ये लाइन आइटम अलग नजर आने चाहिए, ये लाइन आइटम बैलेंस शीट के फेस पे अलग नजर आने चाहिए। यहां पे बहुत कंजूसी की है हमारे कंपनी लॉ ने, लेकिन जो हमारा IFRS है ना, उन्होंने अलग अलग बताया हुआ है कि डेटर अलग नजर आए, स्टॉक अलग नजर आए, कैश एंड बैंक अलग नजर आए, वो IFRS ने बताया हुआ है। हमारे कंपनी लॉ ने कहा यार ये चीजें मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरा अलग अलग शो कर दो। रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग नजर आना चाहिए बैलेंस शीट के लाइन आइटम में, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐसा ना हो कि रिटेन्ड अर्निंग में छुपा हो, अलग लाइन नजर आनी चाहिए। हाईलाइट वाली बात पढ़ ली है ना आपने, सेपरेट लाइन ऑन द फेस, फेस पे अलग लाइन नजर आए बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू वापडा, ये कब वापस मिलना है? जब कभी मीटर खत्म करवाएंगे, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाएंगे, वो कब करवाना है? कभी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है बिजनेस हमारा रनिंग है, गोइंग कंसर्न है, हमने क्यों करवाना है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट टू वापडा, इसकी एंट्री क्या हुई होगी? लॉन्ग वापडा डेबिट, ठीक है, वापडा डेबिट भी सही है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स टू वापडा डेबिट कैश क्रेडिट, ये इसकी एंट्री हुई होगी। तो ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर फेस पे अलग नजर आए, कहीं मर्ज करके शो नहीं कर देने आपने। अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड में मैंने आपको बताया था, फर्क समझेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। तो अनपेड डिविडेंड अलग नजर आए और अनक्लेम डिविडेंड अलग नजर आए, ये दोनों नजर आते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। और कैश एंड बैंक अलग नजर आए, ये कहां नजर आता है? करंट एसेट्स में। तो 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है कि बैलेंस शीट के फेस पे कंपनी लॉ के मुताबिक क्या क्या अलग नजर आए। सरप्लस बहुत कंजूसी की है, तो हजारों चीजें अलग अलग नजर आती हैं, पता नहीं इसने क्यों सिर्फ थोड़ी सी डाली हैं। सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड एंड कैश एंड। इसलिए कल के सवाल में देखें, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर अनक्लेम डिविडेंड कहां छुपा हुआ था? ट्रेड एंड अदर पेबल्स, हमने निकाल के बैलेंस शीट के फेस पे अलग शो कर दिया था। ओके यार, ये फिक्स्ड एसेट का डिस्क्लोजर है 5 लाख से ज्यादा वाला, ये चीजें बतानी है, थोड़े कल कर लेंगे। निकालें पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2।
पेज नंबर कौन से? 671। भाई बनाओ दूसरा पार्ट।